हेलो एवरीवन, पीसेस प्रबोध ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम अपने इस फ्री बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में थोड़ी सी मैं विस्तार से चर्चा करने वाली हूँ। 3 बिंदुओं पे मैं चर्चा करूँगी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आप प्रश्न की डिमांड को कैसे समझें। यदि आपने प्रश्न की डिमांड को समझ लिया तो आपकी 50% प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो गई। आपने 50% मार्क्स अचीव कर लिया यदि आपने सही समझ लिया कि वो प्रश्न आपसे पूछ क्या रहा है। दूसरी चीज़ हम ये चर्चा करेंगे कि आज का जो हिस्ट्री वाला हम पोर्शन कवर कर रहे हैं उसमें मैंने 4 क्वेश्चन दिए हैं, तो वो प्रश्न मैं आपको बताऊंगी और समझाऊंगी कि उसकी डिमांड क्या है और उसको किस तरह से आंसर करना है। आप अपने उत्तर लिख के हमें पीसेस प्रबोध ऑल टेलीग्राम ग्रुप पर भेज सकते हैं और जिन्होंने रजिस्टर किया है वो वेरीफाइड टेलीग्राम ग्रुप पे अपना आंसर सबमिट करें कल शाम तक। और इसके बाद मैं बताऊंगी कि जो हमने आंसर्स लास्ट वाले सेशन में देखे हैं उसमें क्या क्या फीडबैक हो सकता है, कैसे उस आंसर को टैकल करना चाहिए था और लोगों ने क्या क्या गलतियां की हैं। तो चलिए बिना विलंब के हुए हम शुरू करते हैं। हाँ, लेकिन शुरू करने से पहले मैं थोड़ा आपको मोटिवेट कर देती हूँ। एवरी मास्टर वॉज वंस अ बिगिनर। मतलब इसका क्या है कि जब कोई शुरुआत करता है तो वो जो है कहीं ना कहीं से किसी न किसी लेवल से शुरू ही करता है। तो आप अपने आंसर को देख के बिल्कुल नहीं डरिए कि अरे ये कैसा लिखा गया है, बिल्कुल अच्छा नहीं लिख रहा है। आप लिखिए, बस यही एक इसका सोल्यूशन है। आप लिखते रहिए, लोगों के फीडबैक देखिए, आंसर्स। इसीलिए मैंने ये शुरू किया है ग्रुप, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन इस तरह से फीडबैक देख करके फ्री इनिशिएटिव ये रेयर है आई गेस। तो मैंने इसीलिए ये इनिशिएटिव शुरू किया है कि जो रियली नीडी पर्सन हैं, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और जो गांव दूर दराज में स्पेशली महिलाएं हैं, वो अपने सपनों को पंख दें और हमारे इस इनिशिएटिव से जुड़ करके अपने जीवन में जो उनकी इच्छा रही हो उसे फुलफिल करें। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूँगी कि प्लीज़ अपने गाँव के उस तबके तक जिसकी पहुँच यहाँ तक नहीं है, वो सोच नहीं सकते हैं, उन्हें हमारे इस इनिशिएटिव के बारे में ज़रूर बताएं। और मैं आशा करती हूँ कि हमारी पोस्टिंग एक बार हो जाए, हम सभी सेटल हो जाएं, तो हम रियली गांव में स्कूल्स में जा कर के लोगों से मिल करके उन्हें जागरूक बना सकते हैं और अपने इस इनिशिएटिव से जोड़ करके उनकी दिशा, उनके जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। और आशा करती हूँ कि सेलेक्ट होने के बाद आप हमारे इस इनिशिएटिव से जुड़ करके यही कार्य आगे बढ़ाएं। चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो एक आंसर होता है, आपको बीपीएससी 67th मेंस में आप एग्जाम हॉल में गए, आपको क्वेश्चन पेपर मिला, तो देखिए आप आंसर राइटिंग में भले 1 मिनट कम लगा लीजिए, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने में कम से कम 1 से 1.5 मिनट का समय लीजिए। क्वेश्चन पढ़ने का मतलब आप उसके हर पहलू को अच्छे से देख लें, वो क्या पूछ रहा है। और अब बीपीएससी सीधे क्वेश्चन नहीं पूछता है, स्पेशली करंट में या इवन हिस्ट्री में भी कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते रहे हैं। जैसे एक बार इन्होंने पूछा था कि मौर्य काल का मैंने जो उसकी स्थापत्य और कला है उसका विवरण दीजिए और उस पर बौद्ध धर्म के क्या प्रभाव है उसका परीक्षण करिए। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा, उसके जो टेल वर्ड्स हैं, जो पिछलग्गू और शब्द हैं, वो क्या डिमांड कर रहा है। तो यदि आप ये समझ जाएंगे तो आपकी आधी समस्या हल हो जाएगी, आपने आधे नंबर पा लिए हैं। तो वो कैसे करना है, देखिए वो करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि मैंने यहाँ पे लिखा है टेल वर्ड्स। तो ये टेल वर्ड्स क्या होते हैं, आज मैं इसी पे चर्चा करूंगी और आपको बताऊंगी इसे पकड़ना कैसे है। तो कि देखिए, किसी जब आप प्रश्न पढ़ेंगे तो कहीं कहीं लिखा होगा एग्जामिन, कहीं कहीं लिखा होगा क्रिटिकली एग्जामिन। इन दोनों में क्या अंतर है और इसे कैसे टैकल करना है, ठीक है। तो एग्जामिन करने का क्या मतलब, वो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और ये आशा करते हैं कि ही विल एग्जामिन यू, ठीक है, आपकी जो प्रॉब्लम है ही विल एग्जामिन एंड ही विल सॉल्व। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे है। आपको जो भी प्रश्न या जो भी टॉपिक पूछा गया है, आपको उसे हर एंगल से एग्जामिन करना है और अपनी बातों को रख देना है, ठीक है। दूसरा हो गया क्रिटिकली एग्जामिन। तो क्रिटिकली एग्जामिन करने का क्या मतलब हुआ, क्रिटिकली एग्जामिन करने का ये मतलब हुआ कि जैसे आपको पीएम, उदाहरण मैं लेकर के बताती हूँ आपको, जैसे पीएम गति शक्ति के बारे में आपको एग्जामिन करना है। तो एग्जामिन करने में आप क्या लिखोगे, आप बताएंगे कि यह स्कीम लाई गई है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इंडिया में इससे हम क्या क्या एक्सपेक्टेड आउटकम देख सकते हैं पीएम गति शक्ति के, ठीक है। एग्जामिन इतना हो गया। लेकिन यदि क्वेश्चन में उससे आपने पूछा गया है यदि आपसे कि क्रिटिकली एग्जामिन, तो सबसे पहले आपने एग्जामिन कर लिया, उसके बाद आप क्या करें कि क्रिटिकली का मतलब ये हुआ कि आप पॉजिटिव
और निगेटिव देते हुए एक बैलेंस्ड अप्रोच ले करके अपनी बातों को रखें और जस्टिफाई करें, ठीक है। तो जो भी इस पीएम गति शक्ति की पॉजिटिव चीज़ें हैं कि हाँ बहुत मतलब लास्ट माइल कनेक्टिविटी देगा ये, और हमारे इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के मौके आएंगे। लेकिन नेगेटिव क्या क्या है भाई कि देखिए, लेकिन इस स्कीम ने हमें कुछ जो लैंड एक्विजिशन वाले भूमि अधिग्रहण की समस्या है उस पर कुछ ठोस कदम नहीं उठाया है। और नेगेटिव क्या हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास में भी इतना फंड नहीं है कि वो इस पे फोकस करे, स्पेशली कोविड के बाद में। तो इस तरह आप अपनी बातों को रखने के बाद में पॉजिटिव और नेगेटिव दे दीजिए और एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर के आपको चलना है, जितना ही पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। और अंत में आप कंक्लूड कर दीजिए। कंक्लूड कैसे करेंगे? क्रिटिकली एग्जामिन के मामले में आप ये बताएंगे कि देखिए ये तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, पॉजिटिव है, लेकिन ये शॉर्ट कमिंग्स हैं, ठीक है। नेगेटिव वाला आपने बता दिया कि ये शॉर्ट कमिंग्स हैं। और अंत में आप ये भी बताइए कि आप इन कमियों को दूर करने के लिए क्या उपाय सोच सकते हैं, वे फॉरवर्ड करके, या हम और क्या कर सकते हैं। हाउ पीएम गति शक्ति मिशन इट विल बी बेस्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया इन योर थॉट, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कंक्लूड कर दीजिए। तो ये हो गया आपका कहने का मतलब कि एग्जामिन और क्रिटिकली एग्जामिन में अंतर। अच्छा, दूसरा देखते हैं, जब लिखा हो कि एनालाइज और क्रिटिकली एनालाइज, तो उसका क्या मतलब होता है। देखिए, आपने जब एग्जामिन किया ना, तो एग्जामिन तो कह लो कि ऊपर ऊपर तौर पे कर लिया, डॉक्टर ने आपकी जीभ चेक कर ली, आंख चेक कर ली, हाँ एवरीथिंग लुक्स ओके, ठीक है। उसे एक्सरे कराने की कोई ज़रूरत नहीं है और MRI कराने की कोई ज़रूरत नहीं, ही इज सेटिस्फाइड। लेकिन जब आपको कहा जाए कि यू हैव टू एनालाइज, then you have to go much deeper in comparison to examine. You have to go much deeper, okay, then examine, because आपको एनालाइज करना है और अंदर में जा करके, फॉर एग्जाम्पल आपको एक्सरे करके बतानी है कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं, बिल्कुल अंदर में घुस के उसको एनालाइज करना है। तो ये चीज़ें हो गई। अब क्रिटिकली एनालाइज सेम थिंग है कि पॉजिटिव नेगेटिव देते हुए आप उसके बैलेंस्ड अप्रोच रखते हुए अंत में आप ये बताइए कि इस में ये समस्याएं हो सकती हैं और हमारे पास इसका ये समाधान है, और अंत में अपने आंसर को कंक्लूड कर दीजिए। अच्छा, एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि मैम क्या केवल एनालाइज पूछा गया है तो मैं बस पॉजिटिव ही लिख करके वापस चलाऊँ और कुछ नहीं लिखूँ? नहीं, आपको जब अगर एनालाइज, केवल एनालाइज कहा गया है, क्रिटिकली एनालाइज नहीं कहा गया है, तो केवल एनालाइज करने में आप पॉजिटिव लिखिए, 2-3 बातें जो बहुत मुख्य और इम्पॉर्टेंट हो निगेटिव, ठीक है, आपको लगता है कि इसमें ये कमी है और हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। लेकिन अंत में 2-3 लाइनें लिखते हुए आप उसको अपने आंसर को वाइंड अप कर दीजिए, कंक्लूड कर दीजिए। तो आप उसमें वहाँ पे भी लिख सकते हैं। लेकिन क्रिटिकली एनालाइज जब कहा जाएगा ना, तो आपको फोकस करना होगा कि पॉजिटिव और निगेटिव, जितने बिंदु आपने पॉजिटिव दिखाए उतने ही बिंदु आप निगेटिव भी दिखाइए और एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर के अंत में कंक्लूड करिए। तो आई होप कि आपको समझ में अब आ गया है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। फिर देखिए कमेंट क्या करना है। कमेंट इज लाइक योर कमेंट्री। जैसे आप क्रिकेट में बोलते हो ना कि हाँ ये चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम पीएम गति शक्ति के बारे में ही सेम क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आप कर सकते हो फॉर प्रैक्टिस कि आप एक ही क्वेश्चन लो, आप जैसे लिखो एनालाइज पीएम गति शक्ति, कमेंट ऑन पीएम गति शक्ति एंड एग्जामिन पीएम गति शक्ति मिशन। तो उस क्वेश्चन को आप 3 अलग अलग पर्सपेक्टिव से लिख करके देखो और देखो कि क्या आप सही में उसको जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस हिसाब से आप अपने आंसर को, एक ही कंटेंट को आप उस तरह से मोड़ करके वहाँ पे पेश कर पा रहे हो कि नहीं। तो ये आपके लिए एक अच्छा प्रैक्टिस हो सकती है। अच्छा, कमेंट करने का क्या मतलब हुआ? कमेंट करना इट्स लाइक अ कमेंट्री, राइट। तो आप जो जैसे क्रिकेट में कमेंट्री कैसे होती है, बॉल देखा यहाँ गया वहाँ गया, तो इस सेम काइंड ऑफ थिंग यू जस्ट हैव टू कमेंट कि हाँ ये चीज़ें हुई, पीएम गति शक्ति के इतने इतने पार्ट्स हैं, इसके 6 पिलर्स हैं और ये सारी चीज़ें हैं। तो उस तरह पे आप उसको पूरा कमेंट करते हुए चले आइए और अंत में कंक्लूड कर दीजिए अच्छे वर्ड से। फिर अगेन क्रिटिकली कमेंट में क्या हो गया, तो क्रिटिकली जब आपको कमेंट करना होगा तो क्रिटिकली में सेम फिर वही चीज़ होगी कि आपको उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाने होंगे, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट दिखाने होंगे और उन बातों को कमेंट करके आप अंत में कंक्लूड कर दीजिए, ठीक है। पर ध्यान ये रखना है कि अगर कमेंट दिया हुआ है तो आपको पिक करना है केवल मेन पॉइंट्स, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि हाँ इस क्रिकेटर ने यहाँ पे, अब वो हर एक सिंगल रन के लिए भी कमेंट्री में बोल देते हैं, बट
जैसे किसी ने सिक्सर मांगा है तो उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो सेम थिंग आपको यहाँ करनी है कि आपको किसी टॉपिक के मेन पॉइंट्स को पिकअप करना और उनको कमेंट करते हुए धीरे 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 करके चीज़ों को बताते हुए आगे निकल आना है। अच्छा देखिए, डिफ्रेंशिएट करना, अगर आपको कहा जाए कि भाई डिफ्रेंशिएट करके बताना है, डिफ्रेंशिएट करने का क्या मतलब हुआ? डिफ्रेंशिएट करने का मतलब हुआ कि आपको अंतर बताने हैं उसमें, तो और फिर उसमें जैसे मैंने आपसे पूछा एग्जाम्पल के तौर पे संथाल और मुंडा विद्रोह को डिफ्रेंशिएट करिए, तो संथाल और मुंडा विद्रोह को डिफरेंट पैरामीटर्स पे आप उसके जो अलग माने किस तरीके से ये संथाल और मुंडा रिवोल्ट एक दूसरे से अलग है, डिफरेंट पैरामीटर्स पे आप मुझे ये दिखा दीजिए। फिर आप मुझे उसमें वो मत लिखिए कि इसके क्या कारण थे, ये कहाँ फैला था, डिटेल में नहीं, 2-3 लाइनों में आप बस एक भूमिका बना लीजिए कि संथाल का विद्रोह यहाँ पे हुआ था, इस सन में हुआ था और ये इसके नेता थे, और मुंडा का यहाँ पे ऐसा हुआ था। बस मुश्किल से 3-4 लाइन में आप वाइंड अप कर दीजिए, लेकिन बाकी का उत्तर आपका सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएट पे होना चाहिए। आप अपने अंतर को दिखाइए। इट विल बी गुड इफ़ यू राइट इन 3 कॉलम। आप पहले कॉलम में पैरामीटर लिख लीजिए, दूसरे कॉलम में संथाल और तीसरे कॉलम में मुंडा, लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पैरामीटर लिख दिया कि भाई इस पैरामीटर पे मैं चेक करना जा रहा हूँ और संथाल में ये अलग है और मुंडा में ये अलग है। दिस इज बेसिक थिंग दैट दे आर गोइंग टू आस्क, डिफरेंशिएट और ब्रिंग आउट द डिफरेंसेस इन द क्वेश्चन। नो नीड टू राइट ऑल दिस इन 1-2 पैराग्राफ और हाफ ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, कि हाँ कहाँ पे फैला था, क्या कॉज हुआ था, किसने सप्रेस किया, वहाँ पे फिर आपको ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी है। तो आप ये समझिए कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, कहाँ पे किस कंटेंट को ज़्यादा हाईलाइट करना है, किसको फोकस करना है। ओके, अब हम आते हैं कि अगर आपको कहा जाए कि डिस्कस, तो डिस्कस करने का क्या मतलब है कि जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ में डिस्कशन करते हो तो कैसे आपकी चर्चा होती है, जितनी भी चीज़ें आप जानते हो आप डेप्थ में जा करके सारे उसका होलिस्टिक व्यू 360 डिग्री लेकर सारे जो भी आपको पता होता है कि नहीं यार ये ऐसा हो सकता है, इस तरह की चीज़ें हैं तो ये हो सकता है, तो ये एक नॉर्मल जो डिस्कशन आप अपने फ्रेंड्स के साथ किसी भी टॉपिक पे करते हो तो आप सारे एस्पेक्ट सारी बातों पे चर्चा करते हो, तो डिस्कशन में यही पूछा जा रहा है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ये मैंने 4-5 आपको टेल वर्ड्स बताए हैं, और यदि आप इनको पकड़ लेते हैं, मैंने जैसे बताया बेस्ट तरीका वही है कि आप एक ही क्वेश्चन को 4-5 जो मैंने आज टेल वर्ड बताए हैं उन्हें लगा करके लिखने की कोशिश करिए और देखिए कि क्या आपका उत्तर एक दूसरे से कुछ अलग हो रहा है कि आप एक ही चीज़ें हर में लिख दे रहे हो, तब फिर बात नहीं बन पाएगी, आपको एग्जामिनर मार्क्स नहीं देंगे। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ आपको क्या फोकस करनी है, कीवर्ड्स में कोई भी आंसर आप लिखिए तो कीवर्ड्स जरूर पकड़िए उसके। जैसे कि उदाहरण मैं अभी आपको पीएम गति शक्ति का ही देने जा रही हूँ, तो पीएम गति शक्ति यदि आपने आंसर लिखा कि हाँ ये एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जिसमें कि हम अपने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास लेवल का बनाना चाह रहे हैं, ला ब्ला ब्ला, लेकिन यदि आपने उसमें टेक्निकल टर्म्स नहीं डाले, दैट मीन्स कीवर्ड्स नहीं डाले, फॉर एग्जांपल आपने ये नहीं बताया कि पीएम गति शक्ति के 7 इंजन है, वो 7 इंजन कौन है, रोड, ट्रांसपोर्ट, एयरवेज और ला ब्ला ब्ला, और इसके 6 पिलर्स कौन से हैं, तो 6 पिलर्स का आप अगर नाम नहीं आपने लिखा है, सागरमाला, भारतमाला, उड़ान, इन सब का जिक्र आपने नहीं किया है, होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जो भी कीवर्ड्स इस टॉपिक से रिलेटेड हैं प्लीज आप उन्हें एक जगह लिख लीजिए, एक शॉर्ट हैंड नोट्स बना लीजिए जो सिनॉप्सिस काइंड ऑफ हर टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें उस टॉपिक का कुछ आपका जो कंटेंट आपको लगे कीवर्ड है, कुछ कोटेशंस हैं, कुछ अच्छे अच्छे शब्द हैं। देखिए हिंदी या इंग्लिश कोई भी मीडियम हो, जब हम आंसर लिखने जाते हैं तो हमें अच्छे शब्द ही नहीं मिलते हैं, हम आम बोलचाल की भाषा में वो बातें लिख देते हैं, लेकिन नहीं, यदि आप कीवर्ड्स नहीं मेंशन करेंगे तो आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। तो प्लीज़ आप एक लिस्ट बना लीजिए हर टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड्स की। तो ये 2 चीज़ें मैंने आज आपको बताई हैं कि आप अपने आंसर को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि हम हिस्ट्री कवर करके 22 अक्टूबर को इसका फुल टेस्ट लेंगे जिसमें हिस्ट्री होगा और डीआई होगा। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है वो ये तो सिंपल है कि थॉट और ये नेशनल मूवमेंट पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन मैंने दिया है वो मैंने नेहरू पे दिया हुआ है कि आपको बताना है कि नेहरू का क्या व्यू था नेशनलिज्म पे, सेकुलरिज्म पे और इंटरनेशनलिज्म पे। तो देखिए अब ये क्वेश्चन ना कई पार्ट्स में है, अब हर पार्ट्स के अलग अलग नंबर डिफाइंड है। यदि आपने ये पहला वाला पार्ट कर लिया और दूसरा है हाउ द व्यूज ऑफ नेहरू ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर डिफरेंट फॉर महात्मा गांधी, तो नेहरू जी का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का व्यू था वो महात्मा गांधी जी से कैसे अलग था। अभी देखिए ये इसी क्वेश्चन में है। ठीक है, तो यदि ये मान लीजिए नंबर को, ये क्वेश्चन जो है 38 मार्क्स का है, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा वो 19 मार्क्स का होगा, दूसरा पार्ट होगा 19 मार्क्स का।
मान लीजिए ऐसा है। तो यदि आपने दोनों क्वेश्चन बराबर बराबर मतलब 2 पेज पहले पार्ट का 2 पेज दूसरे पार्ट का नहीं कवर किया है तो ये आशा रहेगी कि आपके नंबर कम हो जाएंगे। तो प्लीज़ पहले आप क्वेश्चन पढ़िए एग्जाम हॉल में, 1 मिनट 1.5 मिनट आप स्पेंड करिए, अच्छे से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे जैसे क्या है, डिस्कस, ठीक है, और दूसरे में आपको डिफरेंशिएट करना है कि दोनों में क्या अंतर था, नेहरू जी का इकोनॉमिक मॉडल और गांधी जी का इकोनॉमिक मॉडल, दोनों में क्या अंतर था। तो इन दोनों शब्दों को आपने पकड़ लिया। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर कैसे लिखना है। अच्छा, ये वाला तो फिर इजी है। दूसरा जो क्वेश्चन है, डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ नेहरू इन मेकिंग मॉडर्न इंडिया, तो उनका जो मॉडर्न इंडिया का ड्रीम था उन्होंने कैसे पूरा किया, किस तरह से उन्होंने उसके लिए स्टेप लिए, उसमें ये चीज़ें बतानी है। आगे चलिए, तीसरा क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इमरजेंस ऑफ गांधी एंड लॉन्च ऑफ नेशनल असहयोग आंदोलन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो ये आपको असहयोग आंदोलन के ऊपर प्रश्न है और उसमें गांधी जी का इमरजेंस और उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। ठीक है, नेशनल कॉपरेशन मूवमेंट और सॉरी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, असहयोग आंदोलन की मैं बात कर रही हूँ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ओके, असहयोग आंदोलन। अच्छा, रोल ऑफ बिहार को इसमें डिफाइन करना है, जो असहयोग आंदोलन था उसमें बिहार का क्या रोल था। तो अगेन ये 2 प्रश्न है, ये आप देख लीजिएगा ध्यान से। सबसे पहले मैं आपको गांधी के इमरजेंस पे चर्चा करनी है, कैसे उनका इमरजेंस हुआ, ये असहयोग आंदोलन जब उन्होंने लॉन्च किया, किस तरह से भारतीय इतिहास का घटना चक्र बदला। और दूसरा प्रश्न ये करना है कि बिहार का क्या रोल रहा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन में। चौथा प्रश्न ये है कि आपको ये बताना है कि क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे सिविल डिसोबियंस मूवमेंट के। ठीक है, सीडीएम के लिए कौन कौन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, और बिहार में कौन कौन सा जो इवेंट हुआ दैट टुक प्लेस इन बिहार ड्यूरिंग सीडीएम। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में कौन कौन से घटनाक्रम हुए, इन चारों चीज़ों के बारे में आपको चर्चा करनी है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। और हाँ, आपको ये आंसर कल 13 अक्टूबर तक सबमिट कर देना है पीसीएस प्रबोध ऑल टेलीग्राम ग्रुप पे। एक चीज़ और, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको जैसे आज टेल वर्ड्स के बारे में बताया है, तो मैं आज आपको एक बोनस क्वेश्चन दे रही हूँ कि क्रिटिसाइज द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। अब आप यहीं पे क्रिटिसाइज की जगह एनालाइज कर लो, डिस्कस कर लो, कमेंट कर लो और लिख के देखो कि आप अपने आंसर कैसे एक दूसरे से अलग कर पाते हो। चलिए अब हम लोग चलते हैं, जो हमारी एनालिसिस थी लास्ट वाले टेस्ट की, उसके बारे में मैं आपको कॉपी दिखा देती हूँ और फिर हम देखिए। तो हमने पिछले वाले में मैं थोड़ा आंसर देख के सबके बहुत खुश नहीं हुई, बिकॉज सभी ने प्रश्न मतलब कोई भी ऐसा नहीं था जिसने चारों प्रश्नों को अच्छे से समझ करके टैकल किया हो। स्पेशली पहला जो प्रश्न था उसे भी लोगों ने अच्छे से नहीं हैंडल किया। पहले मैं जो प्रश्न पूछा था उसमें पूछा था कि बिरसा मुंडा ने न्यू रिलीजियस लीडरशिप प्रोवाइड की, ये आपको बताना था। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको किस चीज़ को हाईलाइट करना था, इसमें आपको बताना था कि बिरसा मूवमेंट ने जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में मूवमेंट चलाया वो एक रिलीजियस लीडरशिप थी। ठीक है, आपको ये प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि दिस लीडरशिप वाज रिलीजियस, और इसी बात पे आपको फोकस करना है। इसमें आपको कॉज, एरिया, कैसे सेपरेशन हुआ, इन सब चीज़ों को हाईलाइट नहीं करना है। आप सिर्फ शुरुआत की 3-4 लाइनों में या बस आप एक चर्चा कर दीजिए, उसकी एक पृष्ठभूमि बना दीजिए कि बिरसा मुंडा इस सन में हुआ था, इसका लोकेशन यहाँ था और यह प्रमुख कारण थे। तो यह आपने मुश्किल से 3-4 लाइन में वाइंड अप कर दिया। अब इसके बाद होल फोकस ऑन दिस रिलीजियस लीडरशिप, आपको उसे प्रूव करके बताना होगा कि क्या क्या ऐसे इंसिडेंट्स हुए, जैसे धरती अब्बा, उन्होंने बहुत सारे लोगों का रोग ठीक कर दिया और इस तरह की चीज़ें हुई। तो वो एक जो धीरे धीरे जो उनकी प्रसिद्धि थी वो फैलती गई कि नहीं वो तो भगवान है या हम लोग को बचाने आए हैं। तो इस चीज़ों पे आपको फोकस करना होगा, रिलीजियस लीडरशिप। ये कंटेंट देखिए और आप इस क्वेश्चन को रिराइट करिए। मैं किसी के उत्तर से इसमें संतुष्ट नहीं हुई हूँ। अच्छा, दूसरा जो प्रश्न था वो एक्सप्लेन द कॉज एंड रिजल्ट ऑफ रिवोल्ट ऑफ संथाल इन बिहार। दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, सभी ने ये ठीक किया है और अच्छा लिखा है। और पीजेंट, हाँ ये वाला जो क्वेश्चन था ना तीसरा वाला कि पीजेंट मूवमेंट इन बिहार, देखिए आपको इसमें मैंने आपने क्वेश्चन का मतलब पकड़ा नहीं, आपको क्रिटिकल नोट, ठीक है, ऑन पीजेंट मूवमेंट इन बिहार लिखना था। तो सब कुछ लोगों ने अच्छा लिखा है, लेकिन फिर भी उनमें क्रिटिकल ये वाला टेल वर्ड आपने छोड़ दिया। तो इसमें आपको क्या करना था कि बिहार में जितने भी पीजेंट मूवमेंट हुए हैं उनमें, ठीक है,
को क्रिटिकल आपको क्रिटिसाइज करना था जो आप नोट लिख रहे हैं, ठीक है। और नोट लिखना था इन द सेंस कि सभी जितने भी पीजेंट मूवमेंट बिहार में हुए हैं पास्ट में, आप पे नोट लिख करके आप उसको क्रिटिसाइज करिए, उसके पॉजिटिव नेगेटिव बताते हुए, तब फिर आगे चलिए, ठीक है। तो ये वाला पार्ट किसी ने नहीं ठीक से लिखा है, क्रिटिकल सबने मिस कर दिया। और स्पेशल रेफरेंस टू स्वामी सहजानंद। तो अब देखिए, अब चूंकि यहाँ पे भी क्रिटिकल नोट लिखा हुआ है ऑन दिस पीजेंट मूवमेंट इन बिहार विद, तो आप जब स्वामी सहजानंद जी का लिखेंगे, यू हैव टू राइट अ नोट ओनली ऑन स्वामी सहजानंद, उनका जो भी पीजेंट मूवमेंट में रोल रहा है, योगदान रहा है, उसको भी आपको क्रिटिकल ही बताना है। तो आपने नोट लिखा, फिर अगेन स्वामी सहजानंद जी का पॉजिटिव बताया, निगेटिव बताया, और अंत में क्वेश्चन को वाइंड अप कर दिया। ओके, जो ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन है, जैसे कंपेयर द फीचर्स ऑफ संथाल एंड मुंडा रिवोल्ट, तो फिर से मैं यही बोलूँगी कि किसी ने इस तरह से तुलना नहीं की है कि ठीक है, संथाल और मुंडा जो रिवोल्ट है उसमें आपके जो फीचर्स रहे हैं उनकी तुलना करनी है कि किसमें क्या पॉजिटिव, क्या सिमिलैरिटी है और क्या क्या दोनों में बातें अलग हैं। तो इसको और कुछ नहीं बताना है, चाहे तो आप 2 लाइन में संथाल और 2 लाइन में मुंडा लिख करके आगे चलें। चलिए, अब मैं आपको एक कॉपी दिखा देती हूँ और फिर हम तो ये कॉपी है, देखिए मैं दिखाती हूँ और इसी के आधार पे मैं फीडबैक भी दे दूंगी कि इसमें क्या नहीं करना था और क्या करना था। तो जैसे मैंने आप लोगों ने देख लिया कि ठीक है, जो पहला प्रश्न है, देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू राइट इंट्रोडक्शन, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। आपको ये नहीं लिखना है, आप बस लिखते हुए आगे चलिए, ठीक है। फिर इसके बाद में आइए, देखिए इतना बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है आपको, ओके। रीजन की कोई जरूरत, जैसा कि मैंने बोला इसमें रीजन नहीं लिखना था, आप इतना बड़ा भर दोगे तो आपने रिलीजियस कॉजेस ये सब कुछ नहीं लिखने थे इतना डिटेल में। मैंने क्या पूछा था, मैंने पूछा था कि रिलीजियस लीडरशिप कैसे थी, तो इस पे तो आपने बहुत कम ही लिखा ना। देखिए ये सारी चीज़ें तो नहीं मैंने पूछी थी, सेपरेशन कैसे हुआ, आपने तो सारा वही चीज़ कर दिया। तो दिस इज़ नॉट व्हाट आई हैव आस्क्ड, ओके। तो आप इस पे मुश्किल से 2-3 नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर अगेन आपको इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है, आप ये चीज़ें लिखिए लेकिन ये हेडिंग मत डालिए। आगे चलिए, फिर इसके बाद मैं आपको बिरसा मुंडा के बारे में, तो ठीक है आपने आई होप कि ये सारी चीज़ें बनाई लिखी, कॉजेज, दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ओके, सॉरी, शायद देखिए आप सभी ने क्वेश्चन नंबर डालिए, मुझे कंफ्यूजन हो गया क्योंकि इन्होंने इसमें क्वेश्चन नंबर नहीं डाला है। ओके, पहला वाला तो जो क्वेश्चन आई गेस कि वो सही ठीक था, क्योंकि इसमें इन्होंने जो उसके कॉज और रिजल्ट के बारे में चर्चा की है। दैट्स फाइन, कम्प्लीटली फाइन, सॉरी। प्लीज़ आप जब भी आंसर लिखें ना तो आप अपना क्वेश्चन भी यहाँ पे लिख दीजिए, उससे ये होगा कि जब आप क्वेश्चन लिख देंगे तो जब आप रिवाइज करेंगे ना तो इट विल बी गुड टू सी अच्छा क्वेश्चन में क्या पूछा गया था और आप क्या आंसर कर रहे हैं। ओके, दिए बिरसा मुंडा रिलीजियस लीडरशिप वाला क्वेश्चन, आप प्लीज़ यहाँ नंबर भी डालिए। तो ओके, आगे चलते हैं इसमें। तो देखिए इसका रीजन नहीं लिखना था, कॉज वगैरह इतना डिटेल में नहीं लिखना था, नेचर ऑफ द रिवोल्ट, हाँ इसी चीज़ पे आपको फोकस करना था। दो ये जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिवोल्ट है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट, एक्चुअली इट इज नॉट गोइंग इन द आंसर। तो आपको जस्ट जो हाईलाइट करना था वो इस वाले पार्ट पे करना था कि ये कैसे रिलीजियस मूवमेंट था, ठीक है, आपको इसी वाले पार्ट पे हाईलाइट करना था। ओके, आगे चलते हैं। तो इन्होंने इसको फोकस किया है लेकिन देखिए केवल एक पेज दिया है। तो दिस इज़ नॉट व्हाट आई हैव आस्क्ड एंड पीजेंट मूवमेंट, अगेन इंट्रोडक्शन मत लिखिए। और पीजेंट मूवमेंट सबसे पहले तो मैंने क्या पूछा है कि बिहार में कितने पीजेंट मूवमेंट हुए, आपको नोट लिखना है। तो सबसे पहले आप कॉज मत बताओ, नेचर मैंने पूछा नहीं है, ये सारी चीज़ें तो नहीं पूछी है ना। हाँ ये पूछा है तो ये इसको पहले आप इंट्रोडक्शन शुरू में ले आओ, जो मैं पूछूं या जो एग्जामिनर पूछता है सबसे पहले आप वही टू द पॉइंट शुरू करो, इधर उधर की बातें मत लिखिए। तो ये वाला जो इन्होंने लिखा है, ओके दैट्स फाइन, कम्प्लीटली फाइन कि यहाँ पे पीजेंट मूवमेंट आप एक टेबल बना करके इस तरह लिख दिया है, पहले पेज पे ही इसको लेके आप आइए। और इन्होंने बस इतना ही लिखा, देखो क्रिटिकल नोट ये तो मिसिंग है ना, ये कहाँ है। और स्वामी सहजानंद जी के बारे में इन्होंने लिख दिया, ओके दैट्स गुड। लेकिन फिर वही कि अच्छा क्रिटिसिज्म, तो इन्होंने केवल क्रिटिसिज्म इस चीज़ का किया है, मैंने तो दोनों चीज़ों का पूछा था ना। ओके, तो दिस इज द सॉर्ट ऑफ फीडबैक ऑन दिस थिंग एंड आई होप आई हैव डिस्कस्ड कि आपको वो चारों क्वेश्चन आप एक बार फिर से रिराइट करके देख सकते हैं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, और मैं आशा करती हूँ कि वो सारे आंसर्स आप मुझे कल तक सबमिट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।